नमस्कार दोस्तों। दो चैप्टर करने के बाद हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 3 पे, जो डील करेगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो प्रिंसिपल जानने इसलिए ज़रूरी हैं कि अकाउंटिंग जो की जाती है वो कोई हमारे आपके कहने से नहीं होती है। उसके कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, उन प्रिंसिपल को ध्यान में रख के की जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो हम जा रहे हैं अकाउंटिंग करने। तो जब अकाउंटिंग करेंगे, अगर हमें प्रिंसिपल के बारे में नहीं पता तो हम उसमें सब गलतियाँ करेंगे। जैसे सबसे पहले समझना है कि कौन से अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स हैं जो हमारी अकाउंटिंग की बिल्डिंग को बनाते हैं, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल है क्या। तो बिजनेस की रिकॉर्डिंग में यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए, जिससे कि सारे के सारे टाइप के बिजनेस एक ही तरह का बिजनेस अकाउंटिंग करें, उसके लिए ज़रूरी है कि हम कुछ प्रिंसिपल बनाएं। तो प्रिंसिपल जो बनाए गए उनका नाम रखा गया गैप, GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो इसका टर्म याद रखिए, जनरली एक्सेप्टेड है, मीन्स नॉर्मली सब लोग इसको वाइडली एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, ये प्रिंसिपल के ऊपर ही हम अकाउंटिंग करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, जिससे कि बहुत सारी दिक्कतें आगे आ जाती हैं। हम लोग समझेंगे कि अगर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो ना किया जाए तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। Meaning, these are the rules or actions which are to be conducted by the accountants universally। तो ये कुछ रूल बनाए गए हैं जिसको कि यूनिवर्सली सारे के सारे अकाउंटिंग सेक्शन वाले उसको फॉलो करते हैं। इनके फीचर्स क्या हैं? ये मैन मेड प्रिंसिपल्स हैं, कोई साइंटिफिकली या किसी मशीन से निकाले हुए नहीं। आदमियों ने जब अकाउंटिंग की, लगातार करते गए ईयर्स टुगेदर, तो धीरे धीरे जो जो प्रॉब्लम उनके सामने आती रही, उन प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए बेस पे इन्होंने कुछ प्रिंसिपल बनाए, जो अब मतलब अभी भी प्रोसेस जारी है, क्योंकि कोई भी चीज़ कभी भी मतलब 100% श्योर नहीं हो जाती। तो जब भी कोई नई चीज़ आती है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर देयर, वो उसको टेकअप कर लेते हैं। ये फ्लेक्सिबल है, ये ध्यान रखिएगा, रिजिड नहीं है। अगर आपको लग रहा है किसी प्रिंसिपल की वजह से आपके अकाउंटिंग सिस्टम में गड़बड़ आ रही है, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं अपने हिसाब से। फ्लेक्सिबिलिटी इज़ गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑल्सो, बाय द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑल्सो, कि आप इसको फ्लेक्सिबिलिटी कर लीजिए अपने हिसाब से। और ये जनरली एक्सेप्टेड है, ऐसा नहीं है कि इसको मतलब कोई मना करता हो, जनरली एक्सेप्टेड है। ज़रूरत क्यों पड़ी इसकी? दीज आर मीनिंगफुल एंड यूजफुल फॉर द यूज़र्स। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हम बनाते किस लिए? हम इसलिए बनाते हैं कि जिनके लिए हम अकाउंटिंग कर रहे हैं उस इंफॉर्मेशन से उनको कुछ फ़ायदा मिले, कुछ बेनिफिट मिले। तो इस वजह से यूज़र्स के फ़ायदे के लिए ये प्रिंसिपल बनाए गए हैं। तो अब जो यूज़र्स हैं वो भी समझ चुके हैं कि इनको किन प्रिंसिपल के ऊपर अकाउंटिंग की गई है, तो इसलिए वो मैच कर जाता उन यूज़र्स के लिए। तो अकॉर्डिंगली अपने वो इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं, प्लानिंग कर लेते हैं। अब कौन कौन से अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, प्रिंसिपल्स और कन्वेंशंस हैं, एजम्पशंस हैं, वो सीखते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट बनाया गया बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। इस कंसेप्ट में ये बोला गया कि बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है और बिजनेसमैन एक सेपरेट एंटिटी है। और हम लोग जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो बिजनेस एंटिटी की कर रहे हैं, बिजनेसमैन को नहीं देख रहे। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जर्नलाइज कर रहे हैं, पोस्टिंग कर रहे हैं, कुछ भी आगे जो हम सीखेंगे बहुत सारे इसके प्रोसेस, उसमें वी आर ओनली फोकसिंग ऑन द बिजनेस, कि व्हाट बिजनेस इज डूइंग, व्हाट बिजनेस इज रिसीविंग, व्हाट बिजनेस इज पेइंग, नॉट द बिजनेसमैन। तो 10 ये आपको समझाता है प्रिंसिपल, इस बात पे बेस्ड है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर सेपरेट एंटिटीज़। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड ओनली फॉर द ट्रांजेक्शन्स ऑफ बिजनेस, नॉट ऑफ द बिजनेसमैन। इसी प्रिंसिपल को लेकर, इसी कंसेप्ट के बेस के ऊपर मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कैपिटल बिजनेस की लायबिलिटी बन जाता है। ये बहुत बड़ा मीन्स कन्फ्यूजन रहता है लोगों को कि यार कैपिटल तो बिजनेसमैन की है, वो लायबिलिटी कैसे हो गई? तो बिजनेसमैन की कैपिटल है, लेकिन बिजनेस ने तो, बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी, उसने ली है बिजनेसमैन से, इसलिए उसे बिजनेसमैन को वापस करनी है, इसलिए कैपिटल उसकी लायबिलिटी। दूसरा कंसेप्ट है मनी मेजरमेंट, जो हम आपको शुरू में बता चुके थे। तीसरे स्टेज पे, तीसरा स्टेप जो अकाउंटिंग प्रोसेस का है वो मेजरमेंट।
तो मेजरमेंट मनी मेजरमेंट कंसेप्ट हमें बताता है कि वी शुड रिकॉर्ड ऑल दी ट्रांजेक्शन ऑन इट्स मनी वैल्यू, नॉट ऑन दी क्वांटिटीज़। अगर आपके पास 15 कंप्यूटर पड़े हुए हैं, आपके पास एक बिल्डिंग है, 3-4 मशीनें लगी हुई हैं, ये सारी आपकी एसेट्स हैं, लेकिन हम इनको 3 बिल्डिंग करके रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम करेंगे द वैल्यू ऑफ 3 बिल्डिंग्स, वैल्यू ऑफ मशीन्स, वैल्यू ऑफ कंप्यूटर्स, वैल्यू ऑफ गुड्स। तो सब चीज़ों को मनी टर्म में मेजर करते हैं पहले, उसके बाद रिकॉर्ड करते हैं। तो ये कंसेप्ट ये बताता है कि डू नॉट रिकॉर्ड एनीथिंग ऑन दी क्वांटिटी टर्म्स, हो ही नहीं पाएगा। उसको पहले कन्वर्ट करिए किस टर्म में, मनी टर्म में। जब वो मनी टर्म में आ जाए तो आप उसकी रिकॉर्डिंग उस टर्म में करेंगे। थर्ड प्रिंसिपल इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, गोइंग कंसर्न। ये कंसेप्ट हमें बताता है कि बिजनेस इज नॉट इस्टेब्लिश्ड फॉर ए डे और 2 और 2-3 मंथ्स और फॉर 1 और 2 ईयर्स। ये गोइंग कंसर्न है, ये एक बार खुल जाता है तो लंबे पीरियड तक चलता रहता है। ये प्रिंसिपल की वजह से ही हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ ले लेते हैं, हम फिक्स असेट्स ले लेते हैं। इफ़ वी नो कि हमें कल बिजनेस बंद करना है तो हु इज़ गोइंग टू बाय द फिक्स असेट्स। तो ये कंसेप्ट कहता है कि इट विल गो फॉर ए लॉन्गर पीरियड। और इसीलिए ये असेट्स जो हम बाय करते हैं, हमने बोला कि असेट्स की या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की, इनकी लेंथ बहुत होती है, इनके बेनिफिट हम ईयर्स टुगेदर लेते रहते हैं। उसी हिसाब से फर्म इनकी वैल्यू को भी ईयर्स टुगेदर धीरे धीरे कम करते रहते हैं। क्योंकि आप मान के चलिए कोई भी फिक्स एसेट है, कोई मशीन है, कोई कार है, तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे कटती रहती है। इसलिए हम उसका वो टुकड़ा जो 1 साल में हम एज्यूम कर रहे हैं कि कम हो जाएगा, उसको हम एक्सपेंस मानते रहते हैं। अकाउंटिंग पीरियड अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट। अकाउंटिंग पीरियड हमें ये बताता है कि बिजनेस जो हम मान के चलते हैं कि बहुत लंबे पीरियड तक चलेगा, इट मे बी 20 ईयर्स, 50 ईयर्स एंड व्हाट नॉट। तो 20 ईयर्स, 50 ईयर्स, 10 ईयर्स के बाद अगर मैंने अकाउंटिंग की तो वो अकाउंटिंग किसी मतलब की नहीं रह जाएगी, क्योंकि इतने पीरियड में बहुत सारे चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस, इकोनॉमिक चेंजेस आ चुके होते हैं। इसलिए हमने क्या किया, इस बड़े से पीरियड को ब्रेकअप कर दिया छोटे छोटे पीरियड में। दैट इज़ नोन एज अकाउंटिंग पीरियड। नॉर्मली इट इज़ 1 ईयर। गवर्नमेंट के केस में जो सरकारी अकाउंटिंग ईयर होता है, दैट इज़ ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन द 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। ये 12 महीने का टाइम होता है। एक कैलेंडर ईयर पीरियड होता है, वो आपका 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाता है और 31 दिसंबर को बंद हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा अकाउंटिंग पीरियड कोई बिजनेस अपने हिसाब से भी बना लेते हैं। सम बिजनेसमैन दे क्लोज देयर अकाउंट्स ऑन ईद, सम ऑन दीपावली, सम ऑन क्रिसमस। तो जिस पीरियड में मेरा अकाउंट क्लोज हो जाता है उसको मैं अकाउंटिंग पीरियड बोलता हूँ। नॉर्मली जो हमारे सिस्टम है, हमारी अकाउंटिंग सिस्टम है, वो ये कहती है कि इट शुड बी फाइनेंशियल ईयर, जो कि गवर्नमेंट का अकाउंटिंग पीरियड होता है, जो मैंने आपको बताया 1 अप्रैल स्टार्ट्स एंड 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। उसी पीरियड में अकाउंटिंग करनी चाहिए। तो ये आपने छोटे छोटे पीरियड में जो लंबे, जिसको हम लोग बोलते हैं गोइंग कंसर्न के पीरियड को ब्रेकअप करके छोटे पीरियड में कन्वर्ट किया, और उस पीरियड में हम अपने अकाउंटिंग प्रोसीजर करते हैं सो दैट उतने पीरियड में हम पता लग जाए कि हमें क्या हुआ, फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ या व्हाट एल्स, और हमें क्या इसमें प्रिकॉशन लेने चाहिए, क्या प्लानिंग करनी चाहिए, क्या इसकी फोरकास्टिंग है। तो दैट इज़ नोन एज अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, मीन्स ब्रेकिंग द टोटल पीरियड इन स्मॉल पीरियड फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग ओनली। कॉस्ट कंसेप्ट, इसको नॉर्मली हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट भी बोलते हैं। ये कंसेप्ट हमें बताता है कि जो आपकी एक पोजीशन वैल्यू है कोई एसेट की, हिस्टोरिकली जब आपने खरीदी थी उस समय जो इसकी वैल्यू है उसको रिकॉर्ड करिए, उसको रिकॉर्ड करिए और उस रिकॉर्ड को बने रहने दीजिए। येस ऑफ कोर्स, एक और प्रिंसिपल हमारा है उसके अकॉर्डिंगली फुल डिस्क्लोजर। तो उसको ये ध्यान रखना है, उस प्रिंसिपल को भी कंसीडर करना है। और ये जो खरीदी हुई वैल्यू है, हिस्टोरिकल कॉस्ट, बाइंग कॉस्ट, उसको ग्रेजुअली हम डिपेंडिंग अपॉन द पास्ट एक्सपीरियंस, मनी वैल्यू इन द मार्केट, रियलाइजेबल वैल्यू इन द मार्केट, हम उसको धीरे धीरे कम करते जाते हैं, जो हमने आपको बताया था एक टर्म डेप्रीशिएशन से। अगर बढ़ जाए तो उसको अप्रिशिएट करते रहते हैं, घट जाए तो उसको, तो दिस इज़ द कॉस्ट कंसेप्ट, मीन्स रिकॉर्ड शुड बी मेड फॉर द हिस्टोरिकल कॉस्ट जितने में आपने परचेज की थी। कॉस्ट यहाँ जब वर्ड यूज़ हो रहा है तो मैं आपको बता दूँ, किसी भी एसेट की कॉस्ट सिर्फ उसकी परचेज वैल्यू नहीं होती, उसकी जो पैराफिनीलिया एक्सपेंसेस हैं,
इंस्टॉलेशन चार्जेस, इलेक्ट्रिफिकेशन चार्जेस, इरेक्शन चार्जेस, उन सबको जोड़ के वो कॉस्ट बनती है. मीन्स वैल्यू ऑफ असेट इज कॉस्ट ऑफ असेट प्लस ऑल अदर पैराफिनिलिया एक्सपेंसेस टू ब्रिंग दैट असेट इनटू द वर्किंग कंडीशन. डुअल एस्पेक्ट, ये हमारी पूरी अकाउंटिंग की, जिस यू कैन से इट्स द बैकबोन, क्योंकि आप पढ़ते होगे इट इज़ डबल अकाउंटिंग बुक कीपिंग. तो डुअल एस्पेक्ट मीन्स कि हम रिकॉर्डिंग में इतने ज़्यादा कॉशियस रहते हैं कि हम किसी भी ट्रांजेक्शन को एक बार नहीं 2 बार लिखते हैं. एक बार क्रेडिट लिखते हैं, एक बार डेबिट लिखते हैं. यानी कि एवरी क्रेडिट इन माई बुक विल ऑलवेज हैव ए करस्पॉन्डिंग डेबिट, every debit will have a corresponding credit. So thus accounting has 2 aspects, debit and credit. दोनों को हम कंसीडर करते हैं. तो ये हमारा प्रिंसिपल है इसमें. मतलब वी अज्यूम के कोई एसेट अगर हुई है तो उसके साथ लाइबिलिटी बन गई है, कोई लाइबिलिटी तो उसके एसेट बन जाती है. एक आपको छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ कि अगर ए ने बी से 500 रुपये मांगे, ए ने बी से 500 रुपये मांगे, अब बताइए इसमें एसेट और लाइबिलिटी कैसे बन गई. इसके 2 एस्पेक्ट क्या हुए. ए ने बी से 500 रुपये मांगे, बी ने 500 रुपये उसको दे दिए. अब ए के पास वो एसेट भी है और लाइबिलिटी है. जो 500 रुपये उसकी पॉकेट में पड़े हैं, जो उसने लोन लिया, वो 500 रुपये का नोट उसकी एसेट है और 500 रुपये वापस करने का कमिटमेंट वो उसकी लाइबिलिटी है. तो देखिए एक ही ट्रांजेक्शन के दोनों एस्पेक्ट आपके सामने आ गए. आपने बैंक से बोला हमें कार का लोन चाहिए, तो कार आपके घर के आगे खड़ी होगी, वो आपकी एसेट है, लेकिन जो आपने लोन लिया वो आपकी लाइबिलिटी है. नेक्स्ट इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट. तो अकाउंटिंग में फ्रेंड्स याद रखिएगा, रिकॉग्निशन और रियलाइजेशन ये 2 चीज़ें हैं. तो हम रिकॉर्डिंग तब करते हैं कि जब अकाउंटिंग टर्म में हमारा ट्रांजेक्शन रिकॉग्नाइज कर लिया गया. We do not wait for its actual realization. Say for example, आपने गुड्स बेचे, you have sold the goods for rupees 2 lakh from your business, और वो आपने उधार बेच दिए. These are sold at on credit. तो जो आपने क्रेडिट में दिया है, तो डेटर आपको सिर्फ एक कमिटमेंट दे रहा है कि हम आपको 2 महीने बाद पैसे दे देंगे. तो आप ये सोचो कि यार पैसे तो आए नहीं, वी शुड नॉट रिकॉर्ड इट, कि जब पैसे आएंगे तब देखेंगे. नो, we will record immediately, because if we have a commitment, a recognition of my transaction has been given by my debtor, yes I accept कि मैंने आपसे 2 लाख के गुड्स लिए हैं, I will make the payment. The day it is recognized, इसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे. We will not wait कि कब आएगा, क्योंकि इससे दिक्कत क्या होगी. मान लीजिए बीच में 31 मार्च आ गया, आपने गुड्स बेचे आपको 25 मार्च को और पेमेंट मिलना है आपको अप्रैल में, और आप इसको अगर रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, इसको लिखेंगे नहीं, तो आपके रिकॉर्ड्स जो हैं वो अनट्रू मिसलीडिंग रिजल्ट्स दे देंगे, क्योंकि वो सेल तो आपकी उसी ईयर की है. तो 10 ये प्रिंसिपल में बोलता है, ये कंसेप्ट में बोलता है कि सून यू गेट दी रिकॉग्निशन फ्रॉम योर डेटर फ्रॉम क्रेडिटर, इट शुड बी रिकॉर्डेड, डू नॉट वेट फॉर इट्स एक्चुअल रियलाइजेशन. मैचिंग कंसेप्ट. व्हाट इज मैचिंग? मैचिंग ऑफ एक्सपेंसेस, कॉस्ट एंड रेवेन्यू. ये प्रिंसिपल बहुत इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल है. थोड़ा सा मे बी यू मे हैव ए लिटिल ट्रबल इन अंडरस्टैंडिंग, बट बहुत इजी है. अगर मेरा पीरियड 1 साल का है विच विल एंड ऑन 31 मार्च, तो मुझे जो मैचिंग करानी है वो 31 मार्च तक के एक्सपेंसेस और 31 मार्च तक के रेवेन्यू. यहाँ ध्यान रखिएगा कि एक्चुअल रियलाइजेशन हो ना हो, अगर रिकॉग्निशन है तो उसको भी हम कंसीडर कर लेंगे. तो अब रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू में अगर आपने 1 साल में 10 लाख का गुड्स सेल किया, जिसमें से 1 लाख का अभी अभी सेल किया ऑन 30 मार्च, उसका पैसा तो आपको अप्रैल में मिलेगा. लेकिन उस 30 मार्च को जो आपने बेचा है उसको भी आप अपने रेवेन्यू में ले लेंगे, क्योंकि उसका एक्सपेंसेस, उसको बनाने का खर्चा है वो आपने इस ईयर में कर दिया. तो वी शुड कीप इन माइंड कि जो कॉस्ट हमारी है और जो रेवेन्यू है, इट शुड बी मैच्ड फॉर द सेम पीरियड. चाहे पैसा दिया है या नहीं दिया, चाहे पैसा लिया है कि नहीं लिया, अगर ट्रांजैक्शन हो गया है तो इट शुड बी रिकॉर्डेड इन दैट पीरियड, सो दैट वी मे गेट दी मीनिंगफुल रिजल्ट्स.
तो ये मैचिंग कंसेप्ट इट्स अ वंडरफुल कंसेप्ट, बाद में आप जब पढ़ोगे इसमें तो और समझ में आएगा। तो आज का टॉपिक मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अगले टॉपिक में बाकी के हम कुछ प्रिंसिपल और कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। नमस्कार।